डीएनए मित्रों, आज हम इस्लामाबाद में चल रही शांति वार्ता के बीच ईरान वॉर के अगले चरण का विश्लेषण करेंगे। आज आपको समझना चाहिए, जब अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि सीज फायर संवाद के नाम पर एक साथ इस्लामाबाद में बिरयानी खा रहे हैं, तब तेहरान और मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। मित्रों, आज आप यह भी देखेंगे कैसे बच्चों की तस्वीरों वाला ईरान का एक विमान इस्लामाबाद में अमेरिका के पूरे लाओ लश्कर पर भारी पड़ गया। आज हम आपके लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के चेहरे और कपड़े से झलकते डर को डिकोड करेंगे। आज आपको पता चलेगा आखिर मुनीर ईरानी प्रतिनिधि के सामने वर्दी में और अमेरिकी उपराष्ट्रपति के सामने सूट में क्यों आए। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए इस वार्ता में अब तक क्या क्या हुआ, अब तक की वार्ता से क्या कुछ ऐसा निकलकर सामने आया जिससे माना जा सके ये 2 हफ्तों के लिए रुका हुआ युद्ध एक पूर्ण युद्ध विराम में तब्दील हो पाएगा। डियर मित्रों, ईरान के वार्ता दल को लेकर पाकिस्तान पहुंचे प्लेन का नाम मिनाव 168 रखा गया है। आज आपको जानना चाहिए इस विमान की दुनिया भर में चर्चा क्यों हो रही है और क्यों यह नाम अमेरिका और इजराइल को शर्मिंदा कर रहा है। लेकिन उससे पहले सीज फायर वार्ता के अपडेट आपको जानने चाहिए। मित्रों, इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में वार्ता जारी है। आज सबसे पहले ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ईरान का पूरा प्रतिनिधिमंडल 70 लोगों का है, लेकिन मुख्य वार्ताकार ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची हैं। इस वार्ता के जरिए ईरान को तय करना था वो आगे अमेरिका से बात करेगा या नहीं करेगा। इस वार्ता के दौरान ईरान ने पाकिस्तान को साफ साफ समझौते की रेड लाइन बता दी। ईरान ने अमेरिका को पाकिस्तान के जरिए संदेश दिया, वार्ता के लिए अमेरिका को 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त, ईरान को युद्ध हार जाने का भुगतान किया जाए। दूसरी शर्त, ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को लौटाया जाए। और तीसरी शर्त, सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में संघर्ष विराम हो, यानी लेबनान में संघर्ष विराम के बगैर वार्ता नहीं होगी। हालांकि इस वार्ता से पहले इस्लामाबाद में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ साफ कह दिया था, हम अमेरिका के साथ होने वाली वार्ता में पूर्ण अविश्वास के साथ प्रवेश कर रहे हैं। अमेरिका ने पहले कई बार वादे तोड़े हैं और कूटनीति के साथ धोखा दिया है, इसलिए ईरान को उन पर कोई भरोसा नहीं है। फिर भी ईरान अच्छे इरादों से वार्ता में शामिल हो रहा है। ईरान अपने लोगों के हितों और अधिकारों की पूरी ताकत से रक्षा करेगा। इसी अविश्वास की वजह से इस वार्ता के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। ईरान के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल से बात की। इसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल हैं। इस मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल को ईरान की रेड लाइन और शर्तों की जानकारी दे दी। मित्रों, इस अविश्वास के बीच शाम 7 बजे के बाद वार्ता में एक ब्रेक लिया गया। अब डिनर के दौरान बातचीत फिर से शुरू होगी। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका और ईरान के वार्ता दल डिनर के दौरान आमने सामने बातचीत करेंगे। फिलहाल यह बातचीत पूरी शांति के लिए नहीं बल्कि हमलों को सीमित करने के लिए हो रही है, यानी लेबनान पर हमले रोकने पर सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि इस बीच इजराइल ने लेबनान पर हमले का वीडियो जारी किया, यानी ईरान की सबसे बड़ी शर्त पर असमंजस जारी है और इस असमंजस की वजह से अविश्वास भी बना हुआ है, जिसको बढ़ाने का काम अमेरिका और पाकिस्तान दोनों कर रहे हैं। मित्रों, एक तरफ पाकिस्तान और ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता करवा रहा है, दूसरी तरफ आज पाकिस्तान एयरफोर्स का एक दल सऊदी अरब पहुंचा, जिसमें पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और सपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। ईरान ने सीजफायर के बाद भी सऊदी अरब पर मिसाइलें दागी थी और वार्ता के बीच पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान सऊदी पहुंच गए हैं। इससे पहले हम आपको डीएनए में बता चुके हैं किस तरह सऊदी अरब लगातार पाकिस्तान पर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने का दबाव बनाता रहा है। आज आपको पाकिस्तान की वायुसेना के सऊदी पहुंचने पर रियाद का बयान भी जानना चाहिए। सऊदी अरब ने बताया, पाकिस्तानी सैन्य बल किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर पहुंच चुका है। इस बल में पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और सपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। यह कदम दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा समझौते के तहत उठाया गया है। इसका मकसद संयुक्त सैन्य सहयोग बढ़ाना, ऑपरेशनल तैयारियां मजबूत करना और क्षेत्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता को सहारा देना है। मित्रों, आज ईरान पाकिस्तान से यह भी पूछ सकता है आखिरकार वो सऊदी के साथ कौन सी ऑपरेशनल तैयारियां कर रहा है। आज आपको पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की एंट्री की तस्वीरों को भी देखना चाहिए। किस तरह अमेरिका और ईरान का वार्ता दल पाकिस्तान पहुंचा और उनका स्वागत करने कैसे पाकिस्तान की आतंकी सेना का चीफ मुनीर खुद एयरपोर्ट पहुंच गया।
मित्रों, ईरान का प्रतिनिधि मंडल करीब होने की वजह से पहले पाकिस्तान पहुंचा और उसे लेने आसिम मुनीर, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशहाक डार के साथ जब एयरपोर्ट पहुंचा तो उसने सेना की वर्दी पहन रखी थी। लेकिन जब सुबह सुबह अमेरिका का वार्ता दल आया तो मुनीर सूट पहनकर आया। आसिम मुनीर के कपड़ों वाले खौफ और बॉडी लैंग्वेज पर हमने आपके लिए एक अलग विश्लेषण तैयार किया है, जिसे आप आगे देख पाएंगे। लेकिन पहले आप देखिए, आज ईरान के प्रतिनिधिमंडल को इस्लामाबाद लेकर पहुंचा विमान क्यों चर्चा में है। मित्रों, पाकिस्तान में लैंड करने के बाद ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ, जो इस वार्ता में प्रमुख वार्ताकार भी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर शेयर की जो इस वक्त सारी दुनिया में वायरल है। यह तस्वीर उस प्लेन के अंदर ली गई जिसमें ईरान का वार्ता दल पाकिस्तान पहुंचा है। पाकिस्तान पहुंचे इस प्लेन का नाम मिनाब 168 रखा गया। इस फोटो में प्लेन की सीटों पर 4 बच्चों की तस्वीरें रखी दिखाई दे रही हैं। हर तस्वीर एक स्कूल बैग के ऊपर रखी है। तस्वीरों में प्लेन की सीटों पर बच्चों के खून से सने जूते भी रखे दिख रहे हैं। साथ ही हर सीट पर एक सफेद फूल भी रखा है। गालिबाफ ने अपने पोस्ट में लिखा, इस फ्लाइट में मेरे साथी। ये फोटो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी शेयर किया। मित्रों, 28 फरवरी को जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की शुरुआत हुई थी तो ईरान के मिनाब शहर पर भी मिसाइलें बरसाई गई थी। इस हमले में मिनाब में मौजूद बच्चों का स्कूल शहारा तैयबा मिसाइल हमले में तबाह हो गया। इस हमले में 168 मौतें हुई थी, जिनमें ज्यादातर कम उम्र के बच्चे थे और इसीलिए ईरान ने इस प्लेन का नाम मिनाब 168 रखा है। इसी हमले में मारे गए बच्चों की तस्वीरें और स्कूल बैग ईरानी वार्ता दल प्लेन में लेकर इस्लामाबाद आया है। आज आपको इसके जरिए दुनिया को दिए गए ईरान के संदेश के बारे में भी जानना चाहिए। इस कदम के जरिए ईरान खुद को पीड़ित के रूप में पेश कर रहा है। ईरान संदेश दे रहा है, हमला उसने शुरू नहीं किया बल्कि अमेरिका ने किया है, ताकि उसे अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति और समर्थन मिले। ईरान अपने घरेलू जनता को भी दिखा रहा है कि सरकार उनके दर्द को भूल नहीं रही और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके लिए लड़ रही है। ईरान ये दिखाना चाहता है, ये सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि नागरिकों, खासकर बच्चों की जान लेने वाला युद्ध है। इस्लामाबाद में बातचीत के दौरान यह संकेत है कि हम सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं, इंसानी दर्द लेकर आए हैं। ये सामने वाले पक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश भी है। डीएनए मित्रों, कुछ देर पहले इस्लामाबाद में वार्ता के बीच डिनर ब्रेक लिया गया था। दोनों देशों के प्रतिनिधि पाकिस्तानी बिरयानी का स्वाद चख रहे थे, लेकिन बड़ी बात इससे आगे की है, क्योंकि एक तरफ बातचीत हो रही है, दूसरी ओर युद्ध के अगले चरण की तैयारी भी हो रही है। इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट बेहद गौर से देखनी चाहिए। मित्रों, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक युद्ध विराम की आड़ में चीन नई साजिश रच रहा है। चीन का मकसद ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम यानी हवाई रक्षा प्रणाली सप्लाई करना है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक हथियारों की डिलीवरी सीधे नहीं से नहीं होगी, किसी तीसरे देश के जरिए चीन ये हथियार ईरान तक पहुंचाएगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीन बड़े एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि हजारों की तादाद में मैन पैड्स यानी कंधे पर रखकर दागे जाने वाली मिसाइल ईरान को सप्लाई करने की फिराक में है। सिर्फ चीन और ईरान ही नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी जंगी तैयारियां कर रहे हैं। ट्रंप का मिलिट्री प्लान भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको चीन का यह मिशन मैन पैड बेहद ध्यान से देखना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि चीन आखिर मैन पैड से ही ये ईरान को भेज क्यों रहा है। मित्रों, इजराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान की नेवी से लेकर एयरफोर्स के संसाधन तकरीबन खत्म हो चुके हैं, लेकिन ईरान का एक हथियार अब भी जस का तस बना हुआ है। यह हथियार है IRGC यानी ईरान की एलीट फोर्स। यह फोर्स पूरी तरह अमेरिका और इजराइल विरोधी है। चीन का प्लान IRGC के सैनिकों को कंधे से दागे जाने वाली मिसाइलों से लैस करना है। इस तरह चीन एक तीर से दो शिकार करेगा। एक तो अमेरिका और इजरायली विमानों पर हमले के लिए एक नहीं बल्कि हजारों छोटे छोटे एयर डिफेंस के मोर्चे बन जाएंगे। दूसरा फायदा यह होगा कि इस तरह तैयार की गई हवाई रक्षा प्रणाली बहुत सूक्ष्म होगी, यानी अमेरिका और इजरायली एयरफोर्स के लिए इन्हें ढूंढकर मारना बहुत मुश्किल होगा। चीन उसी रणनीति पर चल रहा है जिसे यूक्रेन ने रूस के साथ हुए युद्ध के शुरुआती चरणों में अपनाया था। कंधे से दागे जाने वाली इन छोटी मिसाइलों के जरिए यूक्रेन ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। 4 साल के इस युद्ध में रूस के तकरीबन 50 हेलीकॉप्टर और 15 लड़ाकू विमान इन मैनपैक्स के शिकार हुए हैं। चीन का मकसद भी यही है, ईरान में इजरायली और अमेरिकी विमानों के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाए।
इस किस्म की रणनीति से इजरायली या अमेरिकी विमान नीचे आकर हमले नहीं कर पाएंगे। तीसरे देश के जरिए सप्लाई किए जाने से चीन के ऊपर युद्ध में दखल देने का सीधा आरोप भी नहीं लगेगा। मित्रों, चीन की मदद से ईरान की सैन्य तैयारियों की जानकारी आपको मिल गई। अब हम आपको अमेरिका की जंगी तैयारियों का खाका बताने जा रहे हैं। अमेरिका का मिलिट्री प्लान समझने के लिए आपको ट्रंप के एक मीडिया इंटरव्यू को ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, इस इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, हम ईरान के मोर्चे के लिए अपनी नौसेना को घातक हथियारों से लैस कर रहे हैं। ये ऐसे हथियार हैं जो अब तक ईरान के युद्ध में इस्तेमाल नहीं किए गए। अगर ईरान के साथ हमारी बातचीत सफल नहीं हुई तो यकीन मानिए ईरान के शासन और सेना को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप का यह बयान बताने के लिए काफी है कि ट्रंप को भी स्थायी युद्ध विराम होने पर यकीन नहीं है। ट्रंप जिन हथियारों की बात कर रहे हैं वो है अमेरिका की लंबी दूरी की मिसाइलें। अब तक अमेरिका ने इन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया है। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना का जिक्र करके यह भी बता दिया कि लंबी मिसाइलों को दागने की जिम्मेदारी अमेरिका के उन नौसैनिक बेड़ों को दी जाएगी जो ईरान के इर्द गिर्द तैनात हैं। इसके साथ साथ ईरान में ग्राउंड अटैक की तैयारी भी तकरीबन पूरी हो गई है। अब हम आपको इसी तैयारी पर बड़ा अपडेट बताने जा रहे हैं। मित्रों, अमेरिका ने जिन पैराट्रूपर्स यानी हवा से कूदकर हमला करने वाले सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजा था, वो अमेरिका के मित्र अरब देशों तक पहुंच चुके हैं। सुरक्षा कारणों से पेंटागन ने इन सैनिकों की लोकेशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कुछ टुकड़ियां ईरानी सीमा के बेहद नजदीक तैनात कर दी गई हैं। यह तथ्य बताता है कि बातचीत की आड़ में ट्रंप भी अपनी जंगी तैयारियों को रीलोड कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में द्वैधी भाव का सिद्धांत कहता है कि जिस तरह शेर भी हमला करने से पहले 2 कदम पीछे हटता है, ठीक उसी तरह एक राजा को संधि और युद्ध की नीति पर चलना चाहिए। ऊपर से समझौता करके युद्ध को रोकना चाहिए और अंदरूनी तौर पर ज्यादा बड़े हमले की तैयारी करनी चाहिए। ट्रंप भी फिलहाल यही कर रहे हैं। ईरान को पता लग चुका है कि अमेरिका एक बड़े हमले के लिए तैयार हो रहा है। इसी वजह से ईरान बार बार लेबनान में सीजफायर का राग अलाप रहा है ताकि इस मांग की आड़ में अमेरिका को लंबे वक्त तक बातचीत में उलझाया जा सके। दूसरी तरफ अमेरिका ने इजराइल को बातचीत के लिए राजी करके लेबनान वाला इक्का भी ईरान से छीन लिया है। अब ईरान के पास 2 ही विकल्प हैं, या तो वो इस्लामाबाद में अमेरिकी शर्तों को स्वीकार कर ले या फिर अमेरिका के दूसरे बड़े हमले का सामना करे। अमेरिकी चुनौती के साथ ही साथ ईरान के सामने एक बड़ी चुनौती उसके अपने घर में भी खड़ी हो गई है। अब हम आपको इसी चैलेंज की जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, अमेरिका के साथ अस्थायी युद्ध विराम के मुद्दे पर ईरान की एलीट फोर्स IRGC और सरकार के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं। यह जग जाहिर है कि ईरान के सिस्टम पर IRGC का काफी प्रभाव है। दरअसल IRGC के कमांडर्स की राय है कि अमेरिका को जवाब देने के लिए मिडिल ईस्ट के अरब देशों पर हमले जारी रखने चाहिए। साथ ही साथ हॉर्मुज की घेराबंदी भी नहीं हटानी चाहिए। IRGC का मकसद ईरान को बचाने से ज्यादा अमेरिका को झुकाना है। युद्ध विराम की बातचीत के लिए जब ईरान में तैयारी की जा रही थी, तब भी राष्ट्रपति पेजेश्कियन और IRGC कमांडर्स के बीच तीखी बहस हुई थी। मित्रों, अमेरिका और इजराइल के प्रति IRGC के अंदर इतनी नफरत क्यों है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको DNA की न्यूज वॉल पर एक तस्वीर बेहद गौर से देखनी चाहिए। इस तस्वीर में आपको अब तक ईरान के युद्ध में मारे गए कमांडर्स की तस्वीरें नजर आएंगी। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजरायली हमलों में सेना के सबसे ऊंचे अधिकारियों के साथ सिर्फ IRGC के कमांडर्स मारे गए। आर्तेश यानी ईरान की थल सेना के अधिकारियों को इजराइल ने छुआ भी नहीं। इसी नुकसान की वजह से IRGC किसी भी कीमत पर अमेरिका या इजराइल के साथ समझौता नहीं करना चाहते। और ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ईरानी सेना के कमांडर्स हैं, लेकिन जो बड़ी संख्या में आपको दिख रहे हैं वो ये IRGC कमांडर्स की तस्वीरें दिख रही हैं जिन्हें इजराइल ने अपना निशाना बनाया। IRGC के कमांडर्स ने इस कथित समझौते को अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा जरूर बना लिया है, लेकिन वो सैन्य रणनीति से जुड़े एक विचार को भूल गया है। मित्रों, मिलिट्री की भाषा में इस सिद्धांत को जनरल मैक्सिम यानी मूल सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि युद्ध में अहंकार से गलतियों का जन्म होता है और गलतियों से पराजय का जन्म होता है। मित्रों, ईरान के अंदर युद्ध विराम को लेकर 2 मत हैं। दूसरी तरफ कथित युद्ध विराम कराने वाला किरदार यानी पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद डबल रोल में है। मुनीर की शख्सियत दोहरे चरित्र वाली रही है, लेकिन आज उसका पहनावा भी डबल रोल वाला दिख रहा है। मुनीर के इस डबल रोल को समझने के लिए आपको हमारी ये वीडियो रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता चलेगा कैसे मुनीर के चेहरे और कपड़े में ट्रंप का डर
दिखाई दे रहा है। अब से 22 घंटे पहले 10 अप्रैल को आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों को रिसीव किया था, लेकिन दोनों मौकों पर मुनीर अलग अलग पहनावे में नजर आया। ईरान के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए मुनीर फौजी वर्दी पहनकर गया था, जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को रिसीव करते वक्त मुनीर ने कोट पैंट पहन रखी थी। आखिर एक ही रात में मुनीर ने 2 मुलाकातों के लिए 2 बार कपड़े क्यों बदले? इस सवाल का जवाब एक तारीख में छिपा है। ये तारीख है 28 फरवरी 2025। फरवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के लिए जेलेंस्की अपनी ट्रेडमार्क फौजी ड्रेस पहनकर आए थे। मुलाकात के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की की वर्दी वाली ड्रेस पर तंज भी कसा था। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ट्रंप जेलेंस्की पर बरस पड़े थे। यही घटना मुनीर के जहन में जिंदा रह गई थी। मुनीर को लगा कहीं फौजी ड्रेस में वेंस से मिलने पर ट्रंप दोबारा नाराज न हो जाएं। इसी वजह से मुनीर ने कोट पैंट पहन लिया था। इन दोनों मुलाकातों में न सिर्फ मुनीर की ड्रेस बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज भी अलग अलग दिख रही थी। जब मुनीर ईरान के स्पीकर से मिला तो उसने सबको गले लगाया, लेकिन जेडी वेंस से मिलते वक्त मुनीर ने एक हाथ की दूरी बना रखी थी। ये दूरी ठीक वैसी ही थी जैसा एक गुलाम अपने मालिक के साथ बनाकर रखता है। मित्रों, इस कथित युद्ध विराम को हकीकत की शक्ल देने के लिए मुनीर किसी भी हद को पार कर सकता है। मुनीर को पता है अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो पाकिस्तान की जग हंसाई होगी, उसकी पूरी दुनिया में बेइज्जती होगी, वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। इतना ही नहीं, अगर संतुलित युद्ध विराम नहीं हुआ तो पाकिस्तान को एक नहीं बल्कि 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब हम आपको मुनीर और शहबाज के सामने खड़ी इन्हीं चुनौतियों के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, ईरान के रुख से साफ हो चुका है कि वो अपनी शर्तों पर युद्ध विराम चाहता है। अगर मुनीर और शहबाज इस युद्ध विराम के मसौदे में अमेरिकी शर्तों को शामिल नहीं करा पाए तो ट्रंप का नाराज होना तय है। वहीं हॉर्मूज पर ईरान के टोल वाली शर्त मानी गई तो सऊदी अरब और यूएई जैसे अरब देशों को नुकसान होगा। इससे पाकिस्तान के साहूकार यानी उसे कर्ज देने वाले अरब देश नाराज हो जाएंगे। ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधि पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर मुनीर ने दम लगाकर कोशिश की तो शायद किसी किस्म की रजामंदी हो जाए, लेकिन मुनीर उस इजराइल का क्या करेगा जो मीलों दूर बैठकर रोज मुनीर के प्लान पर चोट कर रहा है। ईरान कह चुका है कि लेबनान में युद्ध विराम होना चाहिए। इजराइल युद्ध विराम पर राजी हो गया है, लेकिन नेतन्याहू ने इस बीच एक नया दांव खेल दिया। इस दांव को समझने के लिए आपको अमेरिका में इजरायली राजदूत येशिल लेटर का एक बयान ध्यान से देखना और समझना चाहिए। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजरायली राजदूत ने कहा, इजराइल और लेबनान युद्ध विराम के लिए आधिकारिक बातचीत शुरू करने पर सहमत हो चुके हैं, लेकिन हम हिजबुल्लाह से ना कोई बात करेंगे, ना ही हिजबुल्लाह को इस संवाद में पक्ष बनने देंगे। हिजबुल्लाह के आतंकी हमलों का इजराइल जवाब देता रहेगा। मित्रों, इजरायली राजदूत ने जो कहा उसे आज इजरायली सेना ने एक बार फिर सच साबित कर दिया। बेरूत के नजदीकी इलाकों में स्थित हिजबुल्लाह के अड्डों पर इजराइल ने दोबारा हमले किए। इस हमले में हिजबुल्लाह के 10 से ज्यादा सदस्यों के मारे जाने की खबर है। इजराइल की सेना ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों में उसने लेबनान में 200 से ज्यादा हमले किए हैं। यहां आपको जानना चाहिए कि ईरान की दिलचस्पी लेबनान में नहीं थी, बल्कि लेबनान का नाम लेकर वो हिजबुल्लाह को बचाना चाहता था। दूसरी तरफ इजराइल इसी हिजबुल्लाह को खत्म करने पर तुला हुआ है। अगर आप इन तारों को जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली कार्रवाई पाकिस्तान में हो रही बातचीत और मुनीर के इरादों के लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। यानी मित्रों, आतंकी देश पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की वार्ता का नतीजा क्या होगा यह अब आप समझ भी रहे होंगे, लेकिन इस वक्त दुनिया भर के लोगों के मन में एक ही सवाल हो रहा है। हो सकता है यह सवाल आपके मन में भी उठ रहा हो, क्योंकि इस युद्ध का असर आप पर भी जरूर हुआ होगा। सवाल यह है कि आखिर 39 दिनों के युद्ध में ऐसा क्या बदला कि अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। आखिर इस युद्ध से ट्रंप ने अपना कौन सा मकसद हासिल कर लिया कि वो ईरान से बातचीत करने लगे। पूरी दुनिया पूछ रही है कि 28 फरवरी को जो युद्ध अमेरिका के लिए जरूरी था वो अब जरूरी क्यों नहीं रह गया। जब 28 फरवरी और आज की स्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया तो फिर अमेरिका बातचीत की टेबल पर क्यों आ गया। अगर उसे बातचीत करनी ही थी तो दुनिया को आर्थिक रूप से पीछे धकेलने के बाद ही क्यों। मित्रों, लोगों के मन में यह सवाल इसलिए है क्योंकि युद्ध का असर सिर्फ लड़ाई में उतरने वाले देशों पर ही नहीं पड़ा, पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ट्रंप ईरान की सभ्यता तो खत्म नहीं कर सके, लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था को जरूर तबाह कर दिया। युद्ध में दुनिया भर के देशों को क्या नुकसान हुआ, इस युद्ध का आप पर क्या असर होगा, यह जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के लिए युद्ध से पहले के हालात
और मौजूदा हालात में कोई बदलाव नहीं आया। युद्ध शुरू करते वक्त अमेरिका ने इसके पीछे अपने 3 प्रमुख उद्देश्य बताए थे। अमेरिका ने कहा था रिजिम चेंज करेंगे, यानी इस्लामिक सत्ता को बदलेंगे। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर अयातुल्ला अली खामनेई समेत ईरान के कई बड़े नेताओं को तो मार दिया, लेकिन इस्लामिक सत्ता नहीं बदल पाए। उल्टे युद्ध के बाद ईरान में राष्ट्रवाद बढ़ा है और इस्लामिक सत्ता पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। अमेरिका ने युद्ध के पीछे ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकने की बात की थी, लेकिन इस मकसद में भी सफलता नहीं मिली। ईरान का यूरेनियम संवर्धन जारी है। अमेरिका ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता नष्ट करने के लिए युद्ध किया था, लेकिन ईरान के पास अभी भी बड़ी मात्रा में मिसाइल मौजूद है। यानी ट्रंप अपने मकसद में सफल नहीं हो पाए, लेकिन इसके बावजूद अब वो बातचीत कर रहे हैं, वो भी ईरान को पहले से अधिक मजबूत बनाकर। एक युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच भी चल रहा है, वो भी 4 साल से, लेकिन उस युद्ध का दुनिया के बाकी देशों पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा जितना असर 39 दिनों के इस युद्ध का हुआ। ट्रंप ने ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद करने का इरादा बनाया था, लेकिन युद्ध के दौरान ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट के रूप में परमाणु बम से भी बड़ा हथियार मिल गया। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का एक बड़ा मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाना रह गया है। यानी युद्ध से पहले जो रास्ता पूरी तरह खुला हुआ था, उसे ट्रंप ने युद्ध के जरिए बंद करवा दिया। मित्रों, चाणक्य नीति के अनुसार युद्ध तभी शुरू करो जब जीत लगभग निश्चित हो और शत्रु की कमजोरी का अच्छी तरह पता हो। उन्होंने बल से ज्यादा बुद्धि पर जोर दिया था, लेकिन ट्रंप ने बिना सोचे समझे युद्ध शुरू करने का फैसला किया। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके ईरान पूरी दुनिया में संकट खड़ा कर देगा। ट्रंप ने बल यानी ताकत के दम पर हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी कामयाबी नहीं मिल पाई। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा तेल संकट खड़ा हो गया। कच्चे तेल की कीमत $72 से बढ़कर $120 तक पहुंच गई। सोचिए, युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमत लगभग 70% तक बढ़ गई। इसकी वजह से हर रोज 10 से 11 मिलियन बैरल कच्चे तेल की सप्लाई कम हो गई। युद्ध के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा भी तो पहली जैसी स्थिति नहीं रहेगी। ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने का प्लान बना लिया है। यानी जो देश तेल का आयात करेंगे, उन्हें खरीद की कीमत देने के अलावा ईरान को भी टैक्स देना पड़ेगा। ये एक तरीके से हफ्ता वसूली की तरह है। जैसे किसी इलाके के गुंडे रक्षा शुल्क के नाम पर व्यापारियों से पैसा वसूलते हैं, ठीक उसी तरह ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से पैसा वसूलेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, उसे ईरान ने अपना क्षेत्र घोषित कर दिया है। सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट ही नहीं, बल्कि युद्ध की वजह से खाड़ी देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान हुआ। मित्रों, युद्ध के दौरान ईरान के हमलों की वजह से खाड़ी देशों में तेल और गैस के 20 से ज्यादा प्लांट, रिफाइनरी, ऑयल फील्ड, पाइपलाइन और टर्मिनल को नुकसान हुआ। दुनिया में तेल और गैस के निर्यात में इन देशों का योगदान लगभग 1/3 है, लेकिन अब इन्हें ठीक करने में लंबा वक्त लगेगा। इनको जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई भी कीमत के रूप में उन्हीं देशों को करनी होगी जो तेल का आयात करते हैं। अकेले सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर हमले से 7 लाख बैरल प्रतिदिन की तेल सप्लाई ठप हो गई। यह सऊदी अरब के कुल निर्यात का 10% है। हॉर्मुज की नाकेबंदी और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा पूरी दुनिया भुगत रही है। दुनिया की लगभग 75% आबादी के सामने तेल और गैस का संकट है। फिलीपींस में एनर्जी इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा है। यूरोपीय देशों में लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। मित्रों, तेल और गैस की न सिर्फ सप्लाई में कमी आई है, बल्कि इसकी वजह से महंगाई भी बढ़ी है। भारत की बात करें तो चाय पीने से लेकर हवाई यात्रा तक महंगी हो गई है। यह स्थिति उस समय है जब सरकार ने तेल के दाम में बढ़ोतरी नहीं की है। सरकार ने पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने के बदले एक्साइज ड्यूटी में कमी करने का फैसला लिया है। मित्रों, युद्ध की वजह से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम युद्ध के बाद दिल्ली में लगभग 310 रुपए बढ़ा है। इसके बाद भी कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई में दिक्कत है। खाना पकाने का तेल 10 से 20% महंगा हुआ है। दाल और अनाज के दाम 5 से 10% तक बढ़े हैं, जबकि दूध और दही 5 से 8% तक महंगा हुआ है। कॉमर्शियल एलपीजी के दाम में बढ़ोतरी से बाहर खाना खाने में अब 15 से 30% ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। जेट फ्यूल की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से हवाई सफर 20% से ज्यादा महंगा हुआ है। मित्रों, पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी नहीं होने से भारत में अभी इस युद्ध का आम लोगों पर उतना आर्थिक असर नहीं है, लेकिन अगर युद्ध के असर से आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए तो हर सामान महंगा होना तय है।
महंगाई का असर युद्ध शुरू करने वाले अमेरिका पर साफ दिखाई देने लगा। अमेरिका में फरवरी के महीने में महंगाई की दर 2.4% थी, लेकिन युद्ध के असर से मार्च में अमेरिका में महंगाई की दर बढ़कर 3.3% हो गई है। पिछले 69 साल में अमेरिका में किसी एक महीने में महंगाई में बढ़ोतरी का यह एक रिकॉर्ड है। सोचिए, 69 साल में। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का अनुमान है कि मई तक अमेरिका में महंगाई की दर 4% हो सकती है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत $4 प्रति गैलन के पार चली गई है। युद्ध के दौरान पेट्रोल 40% के करीब महंगा हुआ है। अमेरिका के लोगों ने सिर्फ महंगे तेल के रूप में मार्च महीने के दौरान $8 अरब यानी 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा चुकाए हैं। मित्रों, दुनिया के ज्यादातर देशों में यही स्थिति है। शेयर बाजार को भी इस युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के दौरान दुनिया के शेयर बाजार में 5.5% की गिरावट आई और निवेशकों को मार्च महीने में $14 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। समझ रहे हैं आप? $14 ट्रिलियन भारत की अर्थव्यवस्था के तिगुने से भी ज्यादा है। लेकिन इस युद्ध ने बाजार को इतना पीछे छोड़ दिया है। आज आपको हर व्यक्ति पर युद्ध के आर्थिक असर के बारे में भी जानना चाहिए। फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म मॉर्निंग स्टार और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के आकलन के आधार पर युद्ध की वजह से दुनिया की जीडीपी को करीब $2 ट्रिलियन के नुकसान का खतरा है। दुनिया की आबादी इस समय 810 करोड़ है। इस तरह जीडीपी के रूप में प्रति व्यक्ति नुकसान $271 यानी लगभग 25,000 रुपए का है। अगर 4 लोगों का एक परिवार है तो नुकसान 1 लाख रुपए का है। आपको यह भी जानना चाहिए कि युद्ध के कारण हर घंटे लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि हर सेकंड 5.5 करोड़ रुपए का। जब तक ये डेटा आप पढ़ेंगे तब तक दुनिया को 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका होगा। मित्रों, इस युद्ध का फैसला भले ही कुछ चुनिंदा लोगों ने लिया हो, लेकिन अपने अहंकार की वजह से उन्होंने दुनिया भर के लोगों को काफी पीछे कर दिया। युद्ध का असर सिर्फ युद्ध जारी रहने तक ही नहीं रहेगा। अगर युद्ध थम जाता है तब भी लोगों की जेब पर इसका असर पड़ता रहेगा। यह अलग बात है कि दुनिया को संकट में डालने वाले ट्रंप ने युद्ध के दौरान भी अपना और अपने करीबियों का खूब फायदा कराया। शेयर बाजार और तेल बाजार में सट्टेबाजी से लेकर हथियार कंपनियों में ट्रंप के बेटों और दामाद की साझेदारी तक ट्रंप ने युद्ध से पूरा मुनाफा कमाया है। डीएनए मित्रों, हमने आपको आज डीएनए की शुरुआत में यह ताला दिखाया था। ध्यान से देखिएगा। हम ये ताला यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र को देना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस ताले को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय के मेन गेट पर हमेशा हमेशा के लिए लगा दिया जाए। मित्रों, इस वक्त आप मेरे ठीक पीछे अमेरिका के न्यूयॉर्क में मौजूद, मैं चाहूंगा उसको दिखा दें, संयुक्त राष्ट्र का दफ्तर देख पा रहे होंगे। इसका पता है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय 405 ईस्ट 42वीं स्ट्रीट, न्यूयॉर्क 10017, अमेरिका। और यहीं मौजूद इस यूएन की इमारत के गेट पर हम ये ताला लगाना चाहते हैं। ये ताला उस मेन गेट के हिसाब से ही बना है। इसके पीछे हमारा मकसद साफ है। हमें लगता है दुनिया के तथाकथित सबसे बड़े संगठन संयुक्त राष्ट्र में ताला लगाने का समय आ गया है, क्योंकि जब पाकिस्तान जैसा आतंकी देश ही सीज फायर कराएगा तो फिर यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र क्या करेगा? अगर आतंकी हाफिज सईद का देश ही युद्ध विराम की अगुवाई करेगा तो फिर यूएन किस काम का है? क्या संयुक्त राष्ट्र का काम सिर्फ दुनिया भर से पैसे लेना है, उस पैसे से मौज करना है, दिन भर मीटिंग खेलना है और मुंह देखकर निंदा प्रस्ताव करना ही रह गया है? सोचिए, एक आदमी पूरी दुनिया को जब मर्जी धमकी दे देता है, जिसका मन उसे घर से उठा लेता है, घर में घुसकर मार देता है, और यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर के पैसे खाकर सोया रहता है। ऐसे संगठन की तालाबंदी जरूरी है और इसलिए हम ये ताला लेकर के आए हैं। जब आतंकी मसूद अजहर का देश सीज फायर वार्ता की मेजबानी कर रहा है तो फिर इसी काम के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए 193 देशों के संगठन संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व क्यों बनाकर रखा जाए? संयुक्त राष्ट्र को चलाने में दुनिया पैसा क्यों खर्च करे? मित्रों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था, संयुक्त राष्ट्र अक्सर संकटों के जवाब में बहुत धीमा और अप्रभावी रहा है। अमेरिका और ईरान युद्ध के दौरान भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा ओबामा ने कहा। संयुक्त राष्ट्र अपने काम में पूरी तरह निष्फल साबित हुआ।
जिसके बाद शांति वार्ता उस पाकिस्तान में हो रही है जो खुद अशांत है और दुनिया के बड़े हिस्से में अशांति का जिम्मेदार है। आज आपको जानना चाहिए, ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद संयुक्त राष्ट्र में इसे रोकने के लिए क्या क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। 28 फरवरी 2026 के दिन जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई मारे गए, तो सुरक्षा परिषद में एक आपातकालीन बैठक हुई जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। इस बैठक में युद्ध रोकने पर कोई बात नहीं हुई, यानी संयुक्त राष्ट्र सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने का मंच बना। इसके बाद 11 मार्च 2026 को सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके पक्ष में 13 और विपक्ष में कोई वोट नहीं पड़ा। चीन और रूस इसकी वोटिंग में अनुपस्थित रहे। इस प्रस्ताव में ईरान की खाड़ी देशों पर गंभीर हमलों की निंदा की गई। मित्रों, ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों में लोगों की मौत हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो रहा है, दुनिया में तेल संकट खड़ा हो गया है, लेकिन युद्ध रुकवाने के बजाय संयुक्त राष्ट्र में सिर्फ निंदा प्रस्ताव पास किया जा रहा है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह कि इस प्रस्ताव में ईरान पर अमेरिका, इजराइल के पहले किए गए हमलों पर एक शब्द भी नहीं कहा गया। दुनिया भर के विश्लेषकों ने कहा, युद्ध के संकट को दूर करने के उपायों की बात छोड़ दीजिए, सुरक्षा परिषद युद्ध के बाद कोई सार्थक प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया। इसके बाद 7 अप्रैल 2026 को बहरीन हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग सुरक्षा को लेकर एक प्रस्ताव लेकर यूएन पहुंचा, लेकिन चीन और रूस के वीटो के बाद यह प्रस्ताव भी कूड़े के डिब्बे में चला गया। यानी दुनिया में तेल संकट खत्म करने में भी संयुक्त राष्ट्र नाकाम साबित हुआ, जैसा कि हमेशा होता है। मित्रों, ईरान और अमेरिका युद्ध के दौरान शांति की कोशिशों में संयुक्त राष्ट्र का सिर्फ इतना ही योगदान रहा। यह वो संगठन है जिसे दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया। शायद इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत और अमेरिकी नेता निकी हेली ने कहा था, संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी जगह बन गया है जहां बहुत लोग बोलते हैं लेकिन बहुत कम लोग कार्रवाई करते हैं। मतलब संयुक्त राष्ट्र केवल बड़ी बड़ी बातें करने का मंच ही बनकर रह गया है। मित्रों, वैसे निकी हेली ने कुछ गलत भी नहीं कहा था। वाकई संयुक्त राष्ट्र का मुख्य काम अब गोष्ठियां करवाना रह गया है। संयुक्त राष्ट्र में दुनिया के कोने कोने से लोग बुलवाए जाते हैं। ये सभी ज्ञानी लोग जो बातें बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र में बैठे क्लर्क उसको लिख लेते हैं, फिर फाइलों के रूप में उसको सुरक्षित रख लिया जाता है ताकि बताया जा सके फला विषय पर फला देश के राजदूत ने फला तारीख को क्या बात कही थी। सोचिए, क्या इसीलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी? आज आपको यह भी जानना चाहिए, इन ज्ञानवर्धक गोष्ठियों के लिए संयुक्त राष्ट्र में कितना पैसा खर्च हो रहा है। 2026 के लिए यूएन का नियमित बजट लगभग $3.5 बिलियन यानी 29,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त शांति सेना यानी पीस कीपिंग फोर्स का बजट $5 बिलियन यानी लगभग 45,000 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र के सिस्टम पर सालाना लगभग $9 बिलियन यानी 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होता है। इसके अलावा स्वेच्छा से मिलने वाला दान अलग है। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र की सभी 140 संस्थाओं को मिला लिया जाए तो ये पूरे सिस्टम में लगभग 1 लाख से ज्यादा यहां पर कर्मचारी काम करते हैं। 1 लाख। सोचिए, सालाना 74,000 करोड़ रुपए खर्च करके 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी दुनिया में कर क्या रहे हैं? मुख्य रूप से गोष्ठियां करवा रहे हैं। इन गोष्ठियों का आंकड़ा सुनकर भी आप हैरान रह जाएंगे। यूएन में सालाना 27,000 बैठकें होती हैं और रोजाना लगभग 2,300 पन्नों पर को तैयार किया जाता है, उनके दस्तावेज तैयार किए जाते हैं और इन बैठकों और कागजों को तैयार करने की लागत ही लगभग $360 मिलियन है। अमेरिका ईरान वॉर से लगभग 80 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 1945 में युद्ध खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए की गई थी और यह बात यूएन चार्टर की पहली पंक्ति में लिखी है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में युद्ध जारी है। रूस यूक्रेन से लेकर अमेरिका ईरान वॉर के असर से दुनिया परेशान है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सिर्फ गोष्ठियां करवा रहा है। इस युद्ध के 6 हफ्ते बीतने के बावजूद यूएन से कोई सीज फायर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। सीज फायर पाकिस्तान करवा रहा है, संयुक्त राष्ट्र नहीं करवा पाया। तो फिर ऐसी संस्था को चलाने के लिए $9 बिलियन क्यों खर्च किए जाएं? क्यों ना इस संस्था में, जो मैं कह रहा हूं बार बार, ये ताला लगा दिया जाए। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं।
महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे अंगों का काम दुनिया में शांति बनाए रखना है और इसके लिए ताकत सुरक्षा परिषद के पास होती है। सुरक्षा परिषद इसके लिए देशों पर पाबंदी लगा सकती है, युद्ध के स्थानों पर शांति सेना भेज सकती है, जरूरत पड़े तो सैन्य कार्रवाई की अनुमति भी दे सकती है। इसके फैसले संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को मानने पड़ते हैं, लेकिन समस्या उन 5 देशों की वीटो पावर है जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस में से कोई भी सदस्य देश वीटो कर देता है तो फैसला 0 हो जाता है। मान लीजिए 14 देश कहते हैं युद्ध रोकना चाहिए, लेकिन एक सदस्य देश जैसे अमेरिका या रूस मना कर दें तो यूएन कुछ नहीं कर पाएगा। और जब इनमें से कोई देश खुद युद्ध में शामिल हो तब तो युद्ध रुकना लगभग नामुमकिन हो जाता है और हाल फिलहाल यूएन में किसी युद्ध को रुकवाने में बड़ी भूमिका अदा नहीं की है। मित्रों, अमेरिका जैसा देश जो यूएन को सबसे ज्यादा फंड देता है वो भी यूएन का फंड रोकने लगा है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने युद्ध रोकने और शांति के लिए बोर्ड ऑफ पीस बनाने का संगठन का ऐलान किया है जो गाजा के साथ साथ दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में युद्ध रुकवाने का काम करेगा। सोचिए, क्या अब भी सिर्फ गोष्ठी करवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की जरूरत बची है? हमारा देश भारत भी यूएन को फंड देता है। आज हम इस बात की अपील भी कर रहे हैं, सबसे पहले भारत को ही अपने फंड की बर्बादी रोकनी चाहिए। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो सही वक्त पर यूएन के लिए फंड जारी करता है, लेकिन अब वक्त आ चुका है इस संगठन की अक्षमता को देखते हुए भारत को इस फंड पर रोक लगा देनी चाहिए। भारत यूएन सिस्टम को सालाना 500 से 600 करोड़ रुपए के आसपास योगदान देता है। आज आपको समझना चाहिए इतने पैसों से भारत में क्या क्या हो सकता है। मित्रों, इतनी रकम से भारत 5 जिला अस्पतालों का आधुनिकीकरण करवा सकता है। इतने पैसों से लगभग 25,000 गांवों में सोलर पैनल लग सकते हैं और जल शुद्धिकरण करवाया जा सकता है। 1 करोड़ बच्चों को 1 साल का मिड डे मील दिया जा सकता है। एम्स जैसे एक अस्पताल का निर्माण किया जा सकता है। 500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बन सकती हैं और 10 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा सकता है। आज हम सवाल पूछते हैं, भारत यूएन को 500 करोड़ रुपए सालाना देता है ताकि वो युद्ध रोके, शांति बनाए, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने ईरान युद्ध में कुछ नहीं किया। भारत की 60% एलपीजी हॉर्मुज से गुजरती है, लेकिन यूएन इसे भी सुरक्षित नहीं रख सका। तो फिर ऐसी संस्था को पैसा क्यों दिया जाए? यूएन फंड को इसलिए हम कह रहे हैं रोक देना चाहिए और सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को रोक देना चाहिए और इस संस्था पर ताला लगा देना चाहिए।